दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और दुनिया की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की पोल क्या खुलने लगी है? क्या सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कानून का शिकंजा कसा जा सकता है? क्या सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया के भी जेल जाने की नौबत आ सकती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद आशंका जो है वो अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने जताई है। आखिर ऐसा क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनके अनन्य सहयोगी मनीष सिसोदिया भी जेल जा सकते हैं? क्या है ये पूरा मामला? आज अपने वीडियो में आपको यही मैं पूरी खबर पूरे विश्लेषण के साथ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार गद्दारों पर प्रहार। आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ पर जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंगला, उनको बाकायदा भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त करके उनको पुलिस की हिरासत में भेजा जा चुका है। और इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, वो भी कानून के शिकंजे में हैं। वो ईडी की हिरासत में हैं फिलहाल 9 जून तक। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री और अरविंद केजरीवाल के अनन्य सहयोगी मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि हो सकता है जल्द ही मनीष सिसोदिया भी जेल की सलाखों के पीछे हों। मनीष सिसोदिया का पूरा मामला क्या है ये आपको मैं बताऊं, उससे पहले बात सत्येंद्र जैन की, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को दरअसल जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने फंसाया है। सत्येंद्र जैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल खुद दावा कर रहे हैं कि मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ देखे हैं और उनके कागज़ बिल्कुल पाक साफ हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो आदमी करोड़ों रुपए के गबन के मामले में, करोड़ों रुपए के जो है ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन के मामले में जिस आदमी को ईडी ने हिरासत में लिया है, अरविंद केजरीवाल उस आदमी के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी मांग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है दरअसल सत्येंद्र जैन को फंसा दिया गया है, ऐसे ही मनीष सिसोदिया को भी फंसाया जाएगा। लेकिन क्या मामला इतना आसान है? क्या वास्तव में सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है? जिस तरह से अदालत ने सत्येंद्र जैन को बाकायदा 9 जून तक और 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। कानूनी मामलों के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि दरअसल इस तरह के मामलों में अदालत ईडी की हिरासत में किसी भी व्यक्ति को जब भेजती है तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, इससे ज़्यादा उसे हिरासत में नहीं भेजा जाता। लेकिन सत्येंद्र जैन को सीधा 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। संकेत किस बात का है? ये संकेत इस बात का है कि ईडी ने दरअसल जो कुछ दस्तावेज़ अदालत के सामने पेश किए, अदालत को लगता है कि मोटे तौर पर प्राइमा फेसी ये पूरा मामला गंभीर है। और अदालत को ये भी लगता है कि सत्येंद्र जैन जो हैं उनके खिलाफ जो कुछ सबूत अब तक ईडी ने दिए हैं उनमें कुछ दम तो है। इसीलिए 10 दिन के लिए बाकायदा अदालत ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में भेज दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये मामला तो बड़ा पुराना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मामला लगभग 2015 का ये मामला है और ये करीब 8 साल पुराना केस है। तो सवाल ये है कि इस 8 साल पुराने केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब क्या हुआ कि उनको दरअसल जो है इस तरह से उनको ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
दरअसल आप इस पूरे मामले को समझिए, ये मामला बहुत संगीन है। ये ज़रूर ये 8 साल पुराना मामला है, लेकिन ये सीधा-सीधा करोड़ों रुपए, करीब 16 करोड़ 39 लाख रुपए के ट्रांज़ैक्शन का मामला, एक ऐसा मामला है, इतना ये रकम जो है, दरअसल ये रकम हवाला की रकम मानी जा रही है और ये रकम एक तरह से ब्लैक मनी मानी जा रही है। क्योंकि सत्येंद्र जैन जिन 4 कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे और जिन 4 कंपनियों के डायरेक्टर थे और उनके उनके पास इन कंपनियों के बड़े शेयर्स थे, उन कंपनियों ने 16 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब जो है इनकम टैक्स विभाग को दे नहीं पाए। ये पैसा कहाँ से आया, किसका था, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 16 करोड़ 39 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम अगर कंपनी ये बता नहीं पाए कि दरअसल ये कहाँ से आई, किसकी थी, किसका पैसा था, तो फिर मामला संगीन हो जाता है। फिर इस बात के जो हैं पुख्ता ये मामला कर देता है कि दरअसल ये पूरा पैसा जो है ये हवाला के ज़रिए आया और ये दरअसल पूरा ब्लैक मनी है। इसी को लेकर के, क्योंकि सत्येंद्र जैन इन कंपनियों के डायरेक्टर थे, ये ठीक है कि उन्होंने बाद में इन कंपनियों को छोड़ दिया, जैसा आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन बाद में छोड़ दिया, इसके मायने क्या होते हैं? वो जब ये पैसा आया, जब इस पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, उस वक्त सत्येंद्र जैन इस कंपनी से जुड़े हुए थे। और सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं, उनकी पत्नी और उनके कई रिश्तेदार इन कंपनियों से जुड़े हुए थे। मोटे तौर पर ये कंपनियां जो हैं सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ी कंपनियां साफ तौर पर दिखती हैं। अब 16 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, और इसीलिए सत्येंद्र जैन को बाकायदा ईडी ने हिरासत में लिया और इसको कहा कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये 16 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। इस बीच जो है सत्येंद्र जैन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 200 बीघा, ये संख्या भी अपने जहन में याद रखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में 200 बीघा ज़मीन जो है वो, हालांकि वो बेनामी ज़मीन बताई जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये 16 करोड़ 39 लाख रुपए जो थे, उससे ये 200 बीघा ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो सत्येंद्र जैन ने हासिल कर लिया। आप सोचिए, दिल्ली में लोग 200 गज ज़मीन के लिए जो हैं वो तरस जाते हैं, उनको ज़मीन 200 गज ज़मीन नहीं मिलती। और सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगा है वो ये है कि 200 बीघा ज़मीन उन्होंने जो है हड़प ली। तो इसीलिए ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। और ये भी मत भूलिए आप, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई दरअसल सत्येंद्र जैन पाक साफ हैं, तो ये भी मत भूलिए कि ये इस पूरे मामले में ये अदालत में, बाकायदा अदालत में भी ये पूरा मामला गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, और वहाँ पर अदालत ने जो कुछ कहा था इस मामले को लेकर वो गंभीर बात है। अदालत ने जो आशंका जताई थी और अदालत ने जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा था वो अपने आप में गंभीर शक पैदा करता है। और इसीलिए भले ही मामला 8 साल पुराना हो, लेकिन इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। और ऐसा माना जाता है कि जब जांच एजेंसियों के पास कुछ नए पुख्ता सबूत आ जाते हैं, कोई मामला कभी हो सकता है कि बंद कर दिया गया हो, या कोई मामला हो सकता है कि उसकी धीमी रफ्तार हो, या किसी मामले में कुछ नया ना हो रहा हो, लेकिन जैसे ही जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ बड़े पुख्ता सबूत मिलते हैं, जांच एजेंसियां उन मामलों में फिर से सक्रिय हो जाती हैं। यही सत्येंद्र जैन के पूरे मामले में हुआ कि इस मामले में जांच एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गईं, और उनके सक्रिय होने के बाद उन्होंने जो है शिकंजा अपना जो है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कसना शुरू कर दिया है। तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने सत्येंद्र जैन के कागज़ देखे हैं, तो इस तरह का दावा तो अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर के मामले में भी किया था। जितेंद्र तोमर जिन्होंने दरअसल अपने जाली दस्तावेज़ दिखाए थे, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने जितेंद्र तोमर के सारे कागज़ देख लिए, उनके कागज़ों में कोई खोट नहीं है। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली अदालत ने माना कि जितेंद्र तोमर के कागज़ फर्जी थे, और इसीलिए जितेंद्र तोमर का जो चुनाव था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चुनाव को बाकायदा रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। और जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मासूमियत से कहा कि भाई मुझे तो लगा और मुझे तो बताया कि ये कागज़ असली हैं, अब मुझे नहीं पता था कि ये कागज़ जैसा हाई कोर्ट कह रहे हैं वो दरअसल फ़र्ज़ी कागज़ हैं। अब इसी तरह से हो सकता है कि आज ज़रूर जो है उन बचाने के लिए
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ये दावा करें कि उन्होंने कागज़ देखे हैं, लेकिन अगर कल को अदालत में कुछ साबित हो गया तो फिर अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए दिखेंगे कि भाई उन्हें तो यही बताया गया था कि ये कागज़ जो हैं दरअसल असली हैं। क्योंकि सत्येंद्र जैन के मामले में या किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल अदालत नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि वो अदालत नहीं है, वो कागज़ देख के फैसला नहीं करेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये फैसला अदालत ही कर सकती है और अदालत ने कागज़ देखने के बाद सत्येंद्र जैन को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। तो ये मामला इतना हल्का नहीं है जितना आम आदमी पार्टी कह रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ वो अरविंद केजरीवाल के एक अनन्य सहयोगी हैं। उनके साथ पहले वो एनजीओ चलाते थे। उन एनजीओ को लेकर भी आज सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल है। उसके बारे में मैं फिर अपनी किसी अगली डिबेट में मैं उन एनजीओज़ के बारे में भी बात करूंगा कि जो सवाल इन एनजीओज़ पे उठ रहे हैं कि उन एनजीओज़ ने किस तरह से कैसे जो है कानून को धत्ता बताते हुए क्या क्या गड़बड़ियाँ की या क्या गड़बड़ियों के उन पर आरोप हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है जो मनीष सिसोदिया का मामला है। क्योंकि मनीष सिसोदिया का मामला भी 3 साल पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये मामला 3 साल पुराना है। 3 साल पहले दरअसल हुआ क्या था? हुआ ये था कि भाजपा के 2 जो नेता हैं, बल्कि शायद ये 3 नेता थे, 3 नेताओं ने मामला बड़े ज़ोर शोर से उठाया था। एक मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे इस मामले में कपिल मिश्रा जो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और तीसरे हरीश खुराना, ये हरीश खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। इन 3 लोगों ने एक गंभीर मामला उठाया था और ये मामला दरअसल आरटीआई से सामने आया था। ये बात करीब 3 साल पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 2019 के आसपास की ये बात है कि आरटीआई से दरअसल ये सामने आया कि दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने दरअसल स्कूलों में जो क्लासरूम बनवाए हैं उनमें एक क्लासरूम 25 से 30 लाख रुपए में बनाया गया है। इस आंकड़े को ज़रा गौर से सुनिएगा कि एक क्लासरूम, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक क्लासरूम यानी एक कमरा जो है वो 25 से 30 लाख रुपए में बनवाया गया। ये आरटीआई से ये बात सामने आई और जब ये बात सामने आई तो दिल्ली भाजपा के नेताओं ने इसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से करी। लेकिन एसीबी ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की ये हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर सी बात है एसीबी के कुछ प्रोसीजर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एसीबी को लगा हो कि इन मामलों में दम नहीं है। लेकिन अब जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने भाजपा के नेताओं कपिल मिश्रा और साथ साथ हरीश खुराना को ये कहा है कि आपने जो आरोप लगाया था, क्योंकि ये जब आरटीआई सामने आई तो इन्होंने एसीबी को शिकायत की, तो अब एसीबी ने कहा है कि आपने जो शिकायत की थी उस शिकायत को लेकर आपके पास जो भी दस्तावेज़ हैं वो हमको दिखाइए, हमारे पास लाइए, ताकि इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब जांच पड़ताल मनीष सिसोदिया के ऊपर जो है, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे उन आरोपों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू होगी। तो जब जांच पड़ताल शुरू होगी तो फिर वो कहाँ जाएगी ये कहना मुश्किल है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ऐसी आशंका जताई है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब ये जो कमरे थे 12,782 कमरे बनाए गए। जी हाँ, 12,782 कमरे ये आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने दिल्ली के स्कूलों में 12,782 कमरे बनाए। अब ये जो 12,782 कमरे बनाए, इन कमरों के बनाने पर 2,892 करोड़ रुपए 2,892 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये आरटीआई से सामने आया। अब जब इसका हिसाब किताब लगाया गया कि 12,782 कमरों के लिए 2,892 करोड़ रुपए, जब इसका हिसाब किताब लगाया तो एक कमरा करीब 25-25 लाख का बैठता है। तो 25 लाख में तो एक कमरा सिर्फ क्लासरूम बने, इसको लेकर हैरत होती है। और इसी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बाकायदा इसको लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भाई इसमें इस पूरे मामले में गड़बड़ी है।
लेकिन जब ये पूरा मामला आया तो मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि भाई ये तो एमसीडी में भी ऐसा ही होता है, एमसीडी भी इसी तरह से स्कूल बनवाती है, एमसीडी भी के जो हिसाब किताब हैं वो भी 25-25 लाख रुपए में, 24 लाख रुपए में एक एक क्लासरूम बनवाती है। ये अरविंद केजरीवाल ने हिसाब माफ़ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया ने इसका हिसाब बना के दिया और कहा कि एमसीडी भी इतने में कमरे बनवाती है। लेकिन बाद में बीजेपी ने बाकायदा एमसीडी का हिसाब किताब दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि एमसीडी जो है, जो इस वक्त जिस पर जो है बीजेपी काबिज़ है दिल्ली में, तो एमसीडी का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो एमसीडी जो है प्रति स्क्वायर जो फिट होता है, एमसीडी कहती है कि हम 2,784 रुपये प्रति स्क्वायर फिट के हिसाब से एक क्लासरूम बनाते हैं, 2,784 रुपये प्रति स्क्वायर फिट। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो हिसाब दिया वो बनता है करीब 8,800 रुपये प्रति स्क्वायर फिट। यानी कहाँ 2,784 रुपये और कहाँ 8,800 रुपये ये स्क्वायर फिट। तो ये अंतर आप देखिए। इसीलिए बीजेपी ने कहा और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तो 2,784 रुपये में बना के दे रहे हैं एमसीडी, और आप उसी क्लासरूम को बनाने के लिए 8,800 रुपये प्रति स्क्वायर फिट खर्च कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो बीजेपी नेता थे उन्होंने इसको लेकर के एसीबी को शिकायत की। तो साफ तौर पर बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो 2,892 करोड़ रुपए खर्च किए गए उनमें सिर्फ, दरअसल वो पूरा काम करीब 800 करोड़ रुपए का था। 2,892 करोड़ जो खर्च हुए वो उसमें दरअसल सिर्फ 800 करोड़ रुपए का ही काम हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये घोटाला 2,000 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ऐसा बीजेपी का आरोप है और इसी की शिकायत एसीबी से की गई है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात और है जो बीजेपी के नेता जो उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली में कुल मिलाकर 82 स्कूल के प्लॉट, यानी 82 प्लॉट्स जो हैं वो खाली पड़े हैं जहाँ पर स्कूल बनाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव में वादा किया था कि वो 500 स्कूल बनाएगी। अब बीजेपी ये सवाल पूछती है कि वो 500 स्कूल कहाँ हैं। बीजेपी का ये कहना है कि आपने 500 स्कूल तो बनाए नहीं, जबकि 82 प्लॉट खाली हैं और आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया। लेकिन आपकी दिलचस्पी स्कूल बनाने में तो नहीं है, लेकिन आपकी दिलचस्पी क्लासरूम बनवाने में है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि क्लासरूम बनवाने में 800 करोड़ के काम का 2,800 करोड़ रुपए, यानी कि सीधा सीधा 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें किया जा सकता है। इसलिए आपकी दिलचस्पी दरअसल सिर्फ क्लासरूम बनवाने की है। अब ये पूरा मामला किस दिशा में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में एसीबी दस्तावेज़ों की जांच करेगी। लेकिन आरटीआई से जो बात सामने आई है वो वास्तव में गंभीर है। इतने 24, 25 या 30 लाख रुपए में एक क्लासरूम बनना, ये किसी को भी हजम नहीं होगी ये बात। तो इसलिए ये मामला गंभीर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इसमें कानूनी रूप से ये मामला कहाँ जाएगा उसके लिए हमें फ़िलहाल थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करती हैं जो नेता, मैं ये भी बता दूं कि उनके 18 जी अब तक जो हैं पिछले 4-5-6 सालों में 18 आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री जो हैं वो किसी न किसी मामले में, गंभीर मामलों में फंस चुके हैं और उनके खिलाफ या तो अदालती कार्रवाई चल रही है या उनको अदालत ने जो है दोषी माना है। तो 18 लोग हैं और इन 18 लोगों में ऐसे लोग हैं जिनको लेकर अदालत ने माना कि वो दरअसल दंगे करा रहे थे, या जिनको लेकर अदालत में इस बात के शुरुआती सबूत मिले हैं कि उन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, घपला किया। तो दुनिया की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी का ये हाल है। ये सोचना पड़ेगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है जो काम करने में। दरअसल जिस तरह के करप्शन के मामलों में कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी तमाम पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो या कोई भी पार्टी हो, उनके ऊपर आरोप जो इतने साल बाद लगे, आज आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है
कि उसके तमाम नेता करप्शन या दूसरे मामलों में फंसते जा रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। आगे अपने वीडियोस में इस पर मैं और विस्तार से भी बात करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।